Alright, so we are going to start with colligative properties. Now, what are colligative properties, right? So, when I define a colligative property, I will say that the property has to do with number of particles. Okay, let's come to that concept. But where did this stem from? कहाँ से start हुआ? Okay, it started from the concept जहाँ पे हमने पढ़ा कि there are changes made to the solution. ठीक है, हम पढ़ रहे थे कि लिक्विड मिक्स करने से सॉल्यूशंस बनते हैं, राइट? अब ये जो सॉल्यूशंस बनते हैं, क्या इनमें कोई टाइप का चेंजेस आता है? ऑफ कोर्स आता है. हमने देखा कि डेल्टा वी मिक्सिंग कुड बी जीरो, कुड नॉट बी जीरो. डेल्टा एच चेंज होता है, डेल्टा एस हमेशा इंक्रीज होता है. ये सब जब हमने पढ़ा तो इट ऑलवेज डिपेंडेड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मीनिंग द नेचर ऑफ पार्टिकल, मीनिंग द पार्टिकल के इंटरैक्शंस, हाउ ए इंटरैक्ट्स विद बी और हाउ ए इंटरैक्ट्स विद ए. But right now what we're going to learn is nature gaya bhad mein. It only and only depends on the number of particles of solute. Okay, it's directly proportional to the number of solute particles, and that's it. And it does not depend on the nature. Okay, ये बहुत ही important फंडा है कि it does not depend on the nature of particle. Now, क्यों आया हम लोग को समझा? ओके, कहां पे हमने देखा कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस बनाता है? हम देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. ओके, वी आर गोइंग टू सी अ सोल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट. ओके, अ सोल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का मतलब क्या है? देयर इज अ लिक्विड ए एंड उसमें तुमने एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला, दैट इज बी. ओके, बी कुड बी एवरीवेयर. यस, बी इज गोइंग टू बी एवरीवेयर, and because it is everywhere, what is going to happen is the vapor pressure of A is going to reduce. जब ये रेड डॉट्स नहीं थे तो सिर्फ A पार्टिकल्स थे, तो वहां पे एक प्रेशर रहेगा P नॉट ऑफ A. ओके, सो P नॉट ऑफ A क्या होगा? कम होगा. क्यों कम होगा? क्योंकि सॉल्यूट टेक्स अप स्पेस इन द सरफेस. ओके, अगर मैं बात करूं वेपर प्रेशर की, तो प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी नाउ इक्वल टू व्हाट? P नॉट ऑफ A XA प्लस P नॉट ऑफ B XB. नाउ अगर सल्यूट जो है, अगर सल्यूट ही नॉन वॉलेटाइल है, तो P नॉट ऑफ B क्या रहेगा? P नॉट ऑफ B वुड बी इक्वल टू जीरो, मीनिंग दिस एंटायर थिंग विल बी इक्वल टू जीरो. नाउ देयरफॉर आई विल से PS इज इक्वल टू P नॉट A XA. नाउ दिस XA जो है, दिस XA विल ऑलवेज बी लेस देन 1. Always be less than 1, because if it is a solution तो B रहेगा ना यार. तो अगर XA is always less than 1, तो P naught A will always decrease. This was called the lowering of vapor pressure. Now what is the lowering of vapor pressure? Delta P is equal to delta VP लिखते हैं हम लोग. The change in vapor pressure is equal to, what is it equal to? It is equal to P naught of A minus PA. Right, this is the lowering of vapor pressure. Okay, now when I say कितना कम हुआ, okay, हाँ इतना कम हुआ, compared to what? I don't know ना. अभी for example ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग यही चीज एक और चीज के लिए निकाले, मतलब एक और सोल्यूशन के लिए निकाले जहां पे x और y को मिक्स किया गया, तो उसमें y जो है नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, डेफिनेटली, राइट? सो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट होने की वजह से वो क्या होगा? डिसॉल्व नहीं होगा. तो PS ऑफ दैट सोल्यूशन P डैश S वुड बी इक्वल टू P नॉट X X प्लस P नॉट ऑफ Y X Y. अब ये क्या है? जीरो है, तो देयरफॉर क्या होगा? इट वुड बी इक्वल टू P डैश S वुड बी इक्वल टू P नॉट X X S. Now Vp जो रहेगा, this would be the change in vapor pressure would be equal to P naught of X minus P naught minus Px. बराबर? यहां पे हो सकता है कि 10 गिरा, यहां पे हो सकता है 12 गिरा, हो सकता है कि नहीं? वेपर प्रेशर 10 एटमॉस्फेयर गिरा, यहां पे 12 एटमॉस्फेयर गिरा, लेकिन कंपेयर टू व्हाट? अगर ये खुद P नॉट A खुद बहुत ज्यादा था, मान लो ये 50 एटमॉस्फेयर था और ये जो Px था ये 20 एटमॉस्फेयर था, तो जब ये 10 गिरा तो आधा हुआ रे. जब ये 10 गिरा तो ये आधा हो गया, वेपर प्रेशर आधा हो गया. बट यहां पे अगर 10-12 गिरा
So it's hardly any percent. It's just 25%, 24% to be precise. समझ रहे हो? There 50% drop was there, and here there was only 24%. Now how will I know comparatively कि किसका ड्रॉप ज्यादा है? किसका ड्रॉप ज्यादा है? Of course इसका ड्रॉप ज्यादा है. कि उसका ड्रॉप ज्यादा है? उसका ड्रॉप ज्यादा है. भले ही 10 एटमॉस्फेयर है, but that 10 एटमॉस्फेयर is 50%. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? बट ये जो 12 एटमॉस्फेयर ड्रॉप है दैट इज जस्ट 24%. समझ रहे हो? सो ड्रॉप ज्यादा उसका है. तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ड्रॉप किसका ज्यादा है? डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ एक्स. नाउ आई विल अंडरस्टैंड दैट 10 अपॉन 50 बोलेगा, सॉरी 10 अपॉन 20 बोलेगा तो क्या? हाफ. मतलब डायरेक्ट डेल्टा वीपी क्या है? आधा. बट ये क्या होगा? 12 अपॉन पी नॉट ऑफ ए. दिस इज व्हाट? 50 डिवाइड बाय 50. 12 अपॉन 50. हाँ ठीक है, इतना कम नहीं है. This is the concept of relative lowering of vapor pressure. Okay, so this was lowering in vapor pressure, right? Now I'm going to understand the relative lowering in vapor pressure. And relative lowering of vapor pressure is P naught of A minus PA upon P naught of A. This is a very important formula and also our first colligative property. Can I say जितना ज्यादा B होगा, जितना XB का वैल्यू ज्यादा रहेगा, उतना XA का वैल्यू कम होगा. जितना XA का वैल्यू कम होगा, उतना ही P naught A कम होगा. Can I say it only depends on the number of solute particles? Yes, so that is why this is a colligative property. Got it? दो सम तो हमने ऑलरेडी कर लिए सामने सामने. I hope इसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो. Relative lowering in vapor pressure is P naught A minus PA upon P naught A, right? Let's move on to the next topic where we are going to learn the second colligative property, जहां पे थोड़ा सा हम लोग को कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा. That is called as elevation and boiling point. पहले तो समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या है और समझते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है. ओके, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन, है ना. नाउ व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? क्या होता है इसका मतलब? पानी बॉइल हो रहा है और इवेपोरेट हो रहा है. फर्क क्या है? फर्क क्या है? अगर मैं पानी को रखूं 30 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें भी भाई पानी इवेपोरेट तो हो रहा है, और वही चीज मैं रखूं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो भी पानी इवेपोरेट हो रहा है. बट हम लोग इसको बोलते हैं कि दिस इज बॉइलिंग, whereas this is just evaporating. Now what is the difference between the two? The difference between the two is ये खत्म होने तक रुकेगा नहीं, बट ये रुकेगा. अब क्यों भाई? ऐसा क्यों होता है कि ये पानी इवेपोरेट होके खाली नहीं होता, बहुत टाइम लग जाता है, बट ये पूरा खाली होके ही रुकेगा? क्यों? What is the reason? The reason is यहां पे जो प्रेशर होगा, there will be vapor pressure of water, yes definitely, but there will always be pressure of air. So if the pressure of air is there, then water will not be able to evaporate. So if the pressure of air is there, water will not be able to evaporate unless and until the vapor pressure of H2O becomes equal to pressure of air. Once both are equal, देख अगर pressure of air ज्यादा है तो पानी को निकलने में दिक्कत होगी. निकलेगा क्योंकि एनर्जी है, बट दिक्कत होगी, इसीलिए पूरा निकलते नहीं जाएगा, इसलिए वो बॉयल नहीं हो रहा. क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है. तो प्रेशर ऑफ एयर will be larger, then it will be evaporation, but when it becomes equal, then it becomes boiling. So what is the definition of boiling point? The definition of boiling point can be said the temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. If you understand what I'm trying to say, this is a small graph where I'm trying to locate temperature on this side, and this is the vapor pressure. Now what will happen is, if the temperature increases, the vapor pressure increases. This is something that we know for sure कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर डेफिनेटली बढ़ेगा, बराबर. नाउ द थिंग्स दैट वी डोंट नो ऑफ
is, let's assume मैंने ऐसा बनाया, ठीक है. What we don't know is at some time it will become equal to atmospheric pressure. Let's say this is pressure of atmosphere. Okay. Now at this point एक special चीज होगा. क्या चीज होगा? This will be the temperature at which the liquid will start boiling. Now what if you add a solute to the particle? अच्छा, solute डालने से क्या होगा? Solute डालने से वो खुद volatile नहीं है, ओके, खुद डिसॉल्व नहीं होगा, या अगर होता भी है तो क्या होगा? It will take some part of the surface. If it takes some part of the surface, then there will be lowering in vapor pressure. If there is lowering in vapor pressure, whenever you add a solute, there will always be lowering in vapor pressure. Okay, so with the solute, okay, with the solute, हमेशा क्या होगा? Vapor pressure कम होगा. Okay, specifically in the case of a non-volatile solute. Okay, तो अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो कैन आई से इट टुक अ लॉन्गर टाइम फॉर इट टू रीच बॉइलिंग पॉइंट. तो ये क्या होगा? दिस इज टी नॉट ऑफ बी, मतलब द ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस इज द न्यू बॉइलिंग पॉइंट, टी बी. सो देयर इज टी नॉट ऑफ बी एंड देयर इज टी बी, एंड देयर इज अ डिफरेंस. दिस डिफरेंस बिटवीन द टू इज कॉल्ड एज डेल्टा टी बी, दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या था? पहले कम था, अब क्या हो गया? ज्यादा. सो देयर इज अ डिफरेंस. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट ऑफ बी ऑलवेज. नाउ वी अंडरस्टूड कि जितना सल्यूट ज्यादा होगा, सोचो सल्यूट और ज्यादा कर दिया मैंने, सल्यूट ज्यादा कर दिया तो क्या होगा? सल्यूट ज्यादा करने से यहां पे पार्टिकल्स और बढ़ जाएंगे. अच्छा, पार्टिकल्स और बढ़ने पे क्या होगा? ये और नीचे आएगा. जब ये और नीचे आएगा, मतलब समझ रहे हो, जब और नीचे आएगा तो क्या आएगा? और टीबी और कम हो जाएगा. सो एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड आउट दैट द चेंज इन टीबी is directly proportional to molality. Now it is directly proportional on molality. I can say delta TB is directly proportional on molality is equal to KBM, where KB is called as molal elevation constant. या इसको एक खतरनाक नाम भी है. क्या खतरनाक नाम है? मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट को एक और नाम है यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट. दिस यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट. अच्छा बताओ, एम का फॉर्मूला और क्या हो सकता है? एम का फॉर्मूला हो सकता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी. नाउ दिस यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट 99% विल बी गिवन and it depends on solvent, nature of solvent जैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा. does not matter. delta TB is KB. m को हम लोग कैसे लिखेंगे? number of particles of solute upon weight of solvent in kg. alright, so this is the formula. basically दो ही फॉर्मूला है, एक है ये वाला फॉर्मूला और ये है पहला वाला फॉर्मूला. The only two formulas of this topic. Easy. राउल्ट्स लॉ का एक ही फॉर्मूला पढ़ा था हमने, डाल्टन्स लॉ का एक फॉर्मूला था, ये दो फॉर्मूलाज हुए, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का एक फॉर्मूला हुआ. ओके, सो अभी टोटल हमने 5 फॉर्मूला पढ़े हैं. एट द सेम टाइम जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फिर भी वेरी वेरी सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक. आई होप तुमने लिख दिया है यहां पे. यस, ओके. Right. Moving on to the depression in a freezing point. Now what is depression? भाई depression मतलब गिरना, depression मतलब कम होना. Okay, लाइफ में भी depression का मतलब है कम होना. If you're depressed, talk to us. Okay, depression in freezing point की अगर मैं बात करूं, यहां पे कुछ और depression की बात कर रहे हैं हम लोग. यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब वही होगा जो इफ
sorry, the temperature at which, sorry, defined as the temperature at which the vapor pressure of solid phase becomes equal to the vapor pressure of liquid. Now when I'm drawing the graph of this subject, I'm drawing a very haywired graph अपने हिसाब से. क्यों? क्योंकि कोई भी सोल्यूशन के लिए मैं एक फिक्स ग्राफ बना सकता हूं, लेकिन एक जनरल सोल्यूशन जब है, या जनरल लिक्विड है, या जनरल सॉलिड है, एक जनरल चीज के लिए मैं कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं ले सकता. मतलब अगर मैं सॉलिड है, लेट्स से दिस एट टेम्परेचर, एट दिस टेम्परेचर मेरा वेपर प्रेशर काफी कम होगा. सॉलिड है, अच्छा सॉलिड भी इवेपोरेट होता है. हाँ, रिमेंबर दिस, सॉलिड्स आल्सो इवेपोरेट. लाइक फॉर एग्जांपल ड्राई आइस. ड्राई आइस की अगर हम लोग बात करें, ड्राई आइस को तो रखते ही है ताकि वो इवेपोरेट हो, समझ रहे हो? सो ड्राई आइस के एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि सॉलिड कैसे इवेपोरेट होता है. एट द सेम टाइम छोटे छोटे भी दूसरे सॉलिड्स भी इवेपोरेट होता है, बट उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, काफी कम होता है. बट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उनका वेपर प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा. एट सम पॉइंट द वेपर प्रेशर विल इंक्रीज. एट द सेम पॉइंट अगर मैं बात करूं लिक्विड की, एट अ पॉइंट क्या होगा कि सॉलिड क्या हो जाएगा, विल गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड. नाउ व्हेन इट जस्ट गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड, देयर विल बी अ stop in vapor pressure. Vapor pressure will remain constant for some time. Why? Because हाँ, latent heat, temperature बढ़ रहा है लेकिन उतना ज्यादा वेपर प्रेशर नहीं होगा. अब वापस there will be a growth. Now this point can be considered as the freezing point. Okay, that is temperature of freezing, and this is pure liquid का, है ना? Now what happens? What happens if there is a solute? If there is a solute, what will happen is there will be a lowering in vapor pressure. Okay, अगर lowering of vapor pressure है तो क्या हुआ, ये बना तुम्हारा TF. पहले वाला जो था ये टेम्परेचर स्केल है, यहां पे जो बना ये क्या था, T नॉट ऑफ F था. ये जो बना नया वो है TF, क्योंकि क्या था, लोअरिंग ऑफ, ये क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लेते हैं हम लोग. सो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में हमको पता है कि लिक्विड स्टेट ही क्या है, कम है. तो जब वेपर प्रेशर यहां पे बन रहा था, अब वो कहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है. ओके, देयर इज नो फिक्स्ड वेपर प्रेशर. प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर नहीं है, ये लिक्विड और ये सॉलिड कहां पे जम रहा है, कहां पे मिल रहा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. सो यहां पे हमने एक फ्रीजिंग पॉइंट लिया था, दैट इज प्योर सोल्यूशन का, प्योर लिक्विड का. ओके, बट एट द सेम टाइम जब हम लोग ने मिक्स कर दिया, सोल्यूशन बना दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला, तो देयर विल बी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है तो लो दिखेगा तो एक अलग पॉइंट पे जाके अटैच होगा, और वो अलग पॉइंट को हम लोग बोलेंगे TF. और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा TF, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. नाउ डेल्टा TF विल बी डिफाइंड एज व्हाट, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, T नॉट ऑफ F माइनस TF. समझा आपको? अब ये जो T नॉट ऑफ F डिवाइड बाई TF है, इसको हम लोग बोलेंगे द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. अब वैसे ही मैं बोलूंगा कि मैं अगर यहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दूं, तो ऐड करोगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर और गिरेगा, एंड द डेल्टा TF विल और डिक्रीज होगा. मतलब जितना मैं सॉल्यूट डालते जाऊंगा उतना वेपर प्रेशर कम होगा और उतना अपना डिप्रेशन बढ़ता जाएगा. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन M. एंड डेल्टा TF को मैं कन्वर्ट कर दूं तो इट इज इक्वल टू KFM. नाउ दिस KF इज नोन एज मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट. Also known as cryoscopic constant. Okay, KF is also known as cryoscopic constant. जैसे अपना यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट था, वैसे ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है. अब इस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वजह से क्या होगा, तुम्हारा ये दूसरा फॉर्मूला बन के आएगा KF अपॉन M. ओके, डेल्टा TF माइनस TF, कोई डाउट है? ये तुम्हारा बना छठा फॉर्मूला, ये बना तुम्हारा सातवां फॉर्मूला, बट दीज आर वेरी सिमिलर टू द बोथ. ओके, आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझा रहेगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट.
Okay, so let's do a few questions on the two topics that we learned right now. That is elevation in boiling point and depression of freezing point, right? So the first question that we are going to do, my dear friends, is an aqueous solution of glucose. Okay, it said that the aqueous solution of glucose, I'll just write it down so that there's no confusion, of glucose boils at, instead of 100, it boils at 0.1 degrees Celsius. Okay, just by that line, what do you understand? That there is an aqueous solution. Aqueous solution मतलब glucose in water. It boils at what, 100.1 degree Celsius. मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं that the difference in boiling point already हम लोग को मालूम पड़ा है, that is 0.01 degree Celsius. Okay, if you don't know that, then this is wrong. Okay, Kelvin. Okay, next point पे क्या मालूम पड़ता है देखते हैं. The molar elevation constant for water. The molar elevation constant is Kb for water is 0.5 Kelvin kg per mole. Okay. The number of molecules of glucose. They are asking you number of molecules of glucose present. Okay, this is where we have to understand the question. Okay, now the question can be solved very simply. You don't have to even use the formula. They've already given you delta TB. Delta TB, there were two formulas. एक था T delta B minus TB, या तो फिर दूसरा that is KB into M. KB into M is the more useful formula here. So हम लोग KB into M लेंगे, M से हम लोग को number of moles of solute मिलेगा. I hope समझा. Okay. Now, delta TB already दिया है 0.01 divided by KB कितना दिया है 0.5. Okay, is equal to M. Okay, now M का मतलब क्या होगा, फिर M मतलब क्या होगा, 0.02 होगा, right? So 0.02 moles है, 0.002 moles होंगे, मोलालिटी होगा. ओके, मोलालिटी मतलब क्या, 0.02 in 1000 grams. Okay, so if n is equal to 0.002 moles, तो ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स हुए? कैन आई से इनटू 0.002 इनटू 6.022 इनटू 10 raised to 23. Okay, 0.002 can be written as 2 into 10 raised to minus 3 into 6.022 into 10 raised to 23. So number of molecules के लिए क्या फॉर्मूला होगा? ये फॉर्मूला हो गया. Okay, number of molecules के लिए n into Na is the formula, right? So this becomes 1 or 12.066 into 10 to the power minus or 10 to the power 20. This is the answer that we are looking for. I hope आपको समझा हो. Direct formula कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था ये क्वेश्चन में. I'm hoping ये समझा है. Then we can move to a second question. Now, what is the second question? A little trickier. Try करते हैं थोड़ा सा tricky रखने के लिए. Okay. What is the percent by mass of iodine needed? Okay, iodine needed. Now, how are they asking iodine needed? Percent by mass. ये बाद में देखते हैं, पहले iodine needed तो निकालते हैं. Okay, to reduce the freezing point. To reduce freezing point of benzene, मतलब बेंजीन और किसका सोल्यूशन है? आयोडीन का. By 3.5 Kelvin, the cryoscopic constant, that is Kf, of pure benzene is given. Kf is 5.12 Kelvin per mole, and the Tf, that is freezing point, is equal to 5.5 Kelvin. Okay, let's try to solve this question. क्या करेंगे हम लोग? पहले तो हम लोग को डेल्टा टीएफ ढूंढना पड़ेगा. डेल्टा टीएफ क्या रहेगा? डेल्टा टीएफ वुड बी इक्वल टू टीएफ, ओके, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस टी डेल्टा एफ. ओके, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट में कम होता तो डेल्टा एफ माइनस टी एफ, एंड आई कैन ऑल्सो सी डेल्टा टी एफ इज ऑल्सो इक्वल टू के एफ इंटू एम.
सो इन दोनों को हम लोग मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, दैट इट इज टी डेल्टा एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के इंटू एम. नाउ what are the things that are given? Okay, I will say kf is given, right? kf दिया हुआ है, m हमको ढूंढना है, ये ढूंढना है, m हम लोग को ढूंढना है, m से ही सब चीजें आगे की मालूम पड़ेंगी. डेल्टा टी एफ दिया है रिड्यूस बाय 3.5. ओके, रिड्यूस बाय 3.5 था कि 2 रिड्यूस टू 3.5 था, सॉरी. Oh, this is not by 3.5, it is to 3.5. Okay, so हम लोग को ये क्या दिया है, टी एफ दिया है, और ये क्या दिया है, टी डेल्टा एफ दिया है, सॉरी ये वाला दिया है टी डेल्टा एफ. ओके, डेल्टा एफ. ओके, नाउ व्हाट विल यू डू, 5.5k minus 3.5k is equal to kf is equal to 5.12 into m. So m is equal to 2 divided by 5.12. m is equal to 2 divided by 5.12 का फॉर्मूला, सॉरी मैथ्स कर लेते हैं, would be close to 0.4 moles. Alright, now 0.4 moles है तो मास रिक्वायर्ड कितना होएगा, मास रिक्वायर्ड वुड बी इजी, बहुत सिंपल है. अच्छा, मास रिक्वायर्ड वुड बी नथिंग बट मोलालिटी इनटू द मॉलिक्यूलर मास. ओके, मोलालिटी इज गिवन है 0.4 मिला है हम लोग को. मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयोडीन इज नथिंग बट 254 ग्राम्स पर मोल. क्वेश्चन में दिया था, मैंने लिखा नहीं, सॉरी. सो 0.4 इंटू 254 अगर मैं देखूं, इट इज क्लोज टू 100 ग्राम्स. ओके, ना 100 ग्राम्स इज रिक्वायर्ड इन व्हाट, ये मेरे को मिला कि 100 ग्राम्स विल बी रिक्वायर्ड इन 1000 ग्राम्स, बराबर ना. सो 100 grams will be required per 1000 grams of benzene. This is the formula of molality, na? Okay, so I will say that the total mass percentage अगर निकालना है तो क्या करेंगे, mass upon total mass into 100. तो this would be 100 into 100 upon total mass क्या होगा, 100 plus 1000. Okay, so this is 100 into 100 divided by 1100. So 0 कटेगा, 0 कटेगा. 100 divided by 11 अगर हम लोग करेंगे तो it would be equal to 9 point something 9.09 something like that. Okay, so this is the percentage by mass. Okay, मैंने पहले मास नीडेड निकाला, दिस वाज मास रिक्वायर्ड. ओके, मास रिक्वायर्ड लेके खत्म नहीं होता है, बाद में परसेंटेज बाय मास निकालना था. तो व्हाट इज परसेंटेज बाय मास, मास अपॉन टोटल मास. तेरा परसेंटेज क्या होता है, मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100. तो मास अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100. टोटल मास के लिए मेरे को जरूरत था कि 100 ग्राम्स किस कंपैरिजन में 1000 ग्राम्स बेंजीन में. आई होप अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग एंड आपको समझ गया होगा. विल डू अ लॉट मोर क्वेश्चंस इन द क्लास इटसेल्फ. ओके, टेक केयर, थैंक यू.